अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना दीपले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट में जनाब इस वक्त काफ़ी आप कह लीजिए हंगामा खेजी हुई है। एक के बाद एक अपॉइंटमेंट हो रही है और आज हमने देखा कि नए बॉलिंग कोच और नए स्पिन बॉलिंग कोच भी आ गए। उमर गुल के बारे में तो सबको पता ही था कि फास्ट बॉलिंग कोच आ रहे हैं, लेकिन सईद अजमल ने भी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को एज अ स्पिन बॉलिंग कोच ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के जितने हालिया मामलात हैं इन पर एक तफसीली प्रोग्राम बनता ही था, चूँकि वर्ल्ड कप के अंदर फिर सेमीफाइनल फाइनल हमारी टीम नहीं आई, लेकिन चूँकि मौके बहुत बड़े थे तो सारी बातें वो ओकेजन डिस्कस होते रहे। लेकिन आज मेरे साथ शो में शख्सियत मौजूद हैं, आई थिंक ही इज़ द इंसाइक्लोपीडिया, और इनसे हम जब बात करेंगे तो ब्लंट बात करते हैं और सही सच बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट पर बात करने के लिए द वन एंड ओनली मिर्ज़ा इकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस तारुफ का अब्दुल गफ्फार। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपके स्टूडियो आने का भी। बहुत कुछ तब्दील हो गया सर इस पिछले 3-4 दिनों में एकदम से, सिवाय हमेशा की तरह जो हमारे क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन तब्दील नहीं हुआ, बाकी कप्तान भी चले गए। चीफ सेलेक्टर से पहले समझ नहीं आई कि वो किस तरह से चले गए, हालांकि उनको तो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट था। इकबाल भाई, ये क्यों ऐसा होता है कि हर वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ छुरी कप्तान पे चलती है लेकिन बोर्ड हुकाम पे नहीं चलती ऐसी कोई चीज़? और हमने देखा कि इस बार तो बाबर आजम जैसा खिलाड़ी भी अब बेचारा अकेला प्रैक्टिस कर रहा है और उसको इस तरह साइडलाइन कर दिया गया। आपके व्यू सर? हमारा ये बदकिस्मती अलमिया है कि हम अपने कप्तान पर सारा नज़ला डाल देते हैं, उसका एहतसाब नहीं करते जो 15 रुकनी टीम पर दस्तखत करके भेजता है। जो पीसीबी का कोई भी चेयरमैन, अभी तो ज़का अशरफ है, माजी में जो भी चेयरमैन रहे, कोई उसका एहतसाब नहीं होता और हमेशा लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए जो है वो इस तरह का शुरू कर देते हैं कि जी रीवैम्प कर रहे हैं हम, नए नए लोग आ जाते हैं। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ, 2011 में तो चले सेमीफाइनल में पहुंचे थे, शाहिद आफरीदी कुछ अरसे रहे, फिर वो भी हट गए। फिर उसके अलावा 1999 का वर्ल्ड कप आप देखें कि वसीम अकरम थे कप्तान, फिर वो कोच जाने से पहले। तो पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। और अभी जो है कुर्बानी का बकरा इन्होंने शान मसूद को बनाया, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने आज तक जब से ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया सिर्फ 4 टेस्ट मैचेस जीते ऑस्ट्रेलिया में, और 28 साल पहले आखिरी टेस्ट मैच जीता था। पिछली दफा जब पाकिस्तानी टीम गई थी हमारा पेस अटैक बड़ा जबरदस्त था, नसीम शाह भी थे, मोहम्मद हसनैन भी थे, मोहम्मद मूसा भी थे। तो क्या हुआ? तो ये अब समझ में नहीं आ रहा, ये जो पैनिक बटन दबा हुआ है। चेयरमैन साहब गए हुए थे भारत, लेकिन ये तकर्रियां कौन कर रहा है? और सवाल ये पैदा होता है कि जो क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी है जिसमें 8-10 लोग शामिल हैं, क्या उनसे इन फैसलों के हवाले से कोई मशावरत हो रही है या वो सारे के सारे रबर स्टैंप बने हुए हैं? बिल्कुल, आपने ठीक निशानदेही की। मैनेजमेंट कमेटी को तो लीड कर रहे थे मिसबाहुल हक, उनके अंडर थे साबिक कप्तान हफीज, साबिक कप्तान इंजमामुल हक, फिर वही आपको याद है चीफ सेलेक्टर बन गए। तो मिसबाहुल हक किस मंजर से कैसे गायब हो गए? मिसबाहुल हक ने क्रिटिसाइज किया था पीसीबी के कुछ मामलात पर, कराची में मीडिया से बात की थी, वरना वो बड़े हॉट कंटेंडर थे पाकिस्तानी टीम के हेड कोच के लिए और मुझे लग रहा था कि वो बन जाएंगे। हाँ, वो एक बार फिर बारी लेंगे, लेकिन 2019 के बाद जिस तरीके से उनको हटाया गया था, वो लाया गया था, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अब्दुल गफ्फार कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैं आपने क्रिकेट कमेटी की बात की, मिसबाहुल हक क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है, और क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी जो 5 जुलाई 2023 को जो आईपीसी मिनिस्ट्री ने लेटर इशू किया, उस क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लोग थे जिनको कोई नहीं जानता था। तो वो सारे के सारे, तो क्या उनकी अप्रूवल है? आया उनसे मशवरा करते हैं या सारे शॉट चेयरमैन मुल्क से बाहर है और सारे शॉट्स जो है वो खेले जा रहे हैं, तकर्रुरियां की जा रही हैं? तो ये कितने अरसे के लिए तकर्रुरियां हैं और ये क्या इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है? कुछ पता नहीं, बस पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है अल्लाह तवक्कल पे। सर, मैं तो आज प्रोग्राम में, चूंकि आप हमारे पास खुद स्टूडियो में मौजूद हैं, तफसीली बात होगी, मैं सिर्फ चेंजेस से पहले आता हूँ वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस पर, क्योंकि वहाँ पर आपको याद है कि हमने आगाज़ अच्छा किया, 2 मैच जीते, फिर हमारे साथ 3 टफ मैचेस आए, हम लगातार मैचेस हारे, हमने फिर मैच जीता एक जाके बांग्लादेश से, फिर हम न्यूजीलैंड से जीते। लेकिन इकबाल भाई मुझे बताइएगा, आप वर्ल्ड कप का अगर बगौर जायजा लेते हैं तफसीली, अगर आप सिर्फ क्या अकेले बाबर आजम का कसूर था जो पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंची? आप ही क्या राय है? नहीं, बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह ये है कि बाकी 10 खिलाड़ी भी तो थे उनके साथ। मतलब वो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा बन गए, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि बाबर आजम और रिजवान ने रेजिस्ट किया था वो सैरोगेट स्कैंडल, आपको पता है, जो आया था कि वहां पर जो है वो बैटिंग कंपनीज का लोगो नहीं लगाएंगे। रिजवान ने तो मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से खेलते हुए कहा और इन दोनों ने रेजिस्ट किया, जिसकी वजह से फिर हुकूमत ने भी नोटिस लिया। आपको पता है गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज इशू किया कि जितनी बैटिंग कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में उनके इश्तिहार नहीं चलेंगे। उसकी वजह से बहुत से लोगों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ और पीछे लग गए कि बाबर आजम से कुछ ना कुछ बदला लेना है, कि अपने एजेंट्स छोड़ दिए जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कप्तान सही नहीं। भाई 2019 में कप्तान बना, 4 साल में आपको सारी चीजें
चीजें सही नजर आई और पाकिस्तान को नंबर 1 टीम बनाया उसने, वनडे क्रिकेट की, आपके लिए सीरीज जीता, सब कुछ किया, वो सब भूल गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम से जाती बुग़्ज़ और अनाद निकालने के लिए इस तरीके से उसको साइडलाइन किया गया। और मेरे पास तो यही इत्तलात हैं कि जब वो गया चेयरमैन साहब से मिलने के लिए मैनेजमेंट कमेटी के, तो उन्होंने कहा कि हम आपको वाइट बॉल क्रिकेट में रखना चाहते हैं, रेड बॉल क्रिकेट से आपको हटा रहे हैं। तो उसने कहा मुझे तीनों से आप हटा दें। लेकिन ये कब तक चलेगी? मुझे लगता है ये हांडी जो है चौराहे में ना फूट जाए, कब तक चलेगा? में मैं चाह रहा हूँ सारी अंदर की बातें वहाँ से निकलवाऊँ ताकि लोग समझें इस बात को, जो कि बड़े मंजे आप पुराने आप स्पोर्ट्स एंकर हैं। इकबाल भाई, अब ये जो सारा मामला हुआ, ये जो सारा गेम हुई, ये आपके ख्याल में आप देखें ना, कोई पहले तो चले कमेटी बनती थी, टीम का कोई जायजा होता था, कोच आता था, रिपोर्ट देता था, इस बार कुछ भी नहीं हुआ। इस बार तो बाबर आजम आए, घर गए और उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसके पीछे क्या कहानी हुई है सर? इसके पीछे के बाबर आजम के पीछे लोग लग गए थे और चूंकि नजम सेठी ने तकर्रुर किया था, मिकी आर्थर्स, ग्रांट ब्रैडबर्न, मॉर्नी मॉर्कल तो छोड़कर चले गए। तो अब उनको कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, आप देखें उनको सैक नहीं कर सके ज़कात शरीफ साहब, उनका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है, पीसीबी को पैसे देने होंगे, तो उनकी जगह इतने लोग लाया। मुझे बताया, अब नथिंग अगेंस्ट मोहम्मद हफीज, ज़बरदस्त प्लेयर रहे हैं, समझते हैं क्रिकेट को, लेकिन कभी उन्होंने कोचिंग की? कौन से लेवल का उन्होंने कोचिंग कोर्स किया? क्या किसी टीम के साथ वाबस्ता रहे मोहम्मद हफीज? नहीं। अब इसी तरीके से अगर आप आए कि वहाब रियाज, जो अगस्त 2023 में जिन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, और अगस्त से पहले वो इस चक्कर में रहते थे कि मैं कब पाकिस्तानी टीम में वापस आऊंगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो अब चीफ सेलेक्टर बन गए। और कौन सी सिलेक्शन कमेटी है? अकेला एक आदमी सिलेक्ट कर रहा है या मोहम्मद हफीज सिलेक्ट कर रहे हैं? हारिस रऊफ का मामला सबके सामने लेकर आए। जो चीजें छुपी हुई होती हैं वो बिहाइंड द कर्टेन होती हैं, आप उनको पब्लिक में नहीं ला सकते। ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा बन गया है। जिस तरीके से मोहम्मद यूसुफ तनकीद कर रहे हैं, पूरी लॉबी है कि बाकायदा उसके पीछे लग जाओ। भाई उसकी मर्जी, अगर वो नहीं खेलने जा रहा आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। लेकिन वहाब रियाज ने सारी उसके साथ जो डिस्कशन थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी। यही कुछ बाबर आजम के साथ हुआ, जो उन्होंने एक जो है व्हाट्सएप पे मैसेज किया, वो मैसेज लीक कर दिया गया। दुनिया में कहाँ होता है, सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने के लिए सब कुछ होता है पाकिस्तान। सर मैं एक सवाल सोचता हूँ, लेकिन आपकी जो बात में एक और इंटरेस्टिंग बात निकल आती है, फिर मैं उसी की तरफ वापस आ जाता हूँ। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता सर कि आप स्क्रीनशॉट कैप्टन का लीक कर दें, और वो भी जो आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, और उसके बाद आपके चेयरमैन एक इंटरव्यू में कहें कि जी आप चाहें तो दिखा सकते हैं, और वो दिखा दिया गया उसी रात। बाद में अपॉलॉजीज हुई सर उस चैनल से भी, उनके एंकर्स की जानिब से भी, लेकिन इस पर किसी ने एक्शन नहीं लिया, इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये क्यों ऐसा हुआ? मतलब मेरे ख्याल में तो इस मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बाबर आजम से अपोलोजाइज करना चाहिए था। आप ही क्या राय? अपोलोजाइज क्या करेंगे, वो तो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में 5 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ आईपीसी मिनिस्ट्री की जानिब से कि एक 10 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी है, ज़कात शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, और इनका टास्क था इलेक्शन कराना, डे टू डे अफेयर देखना। लेकिन यहाँ तो सारे इंतजामी मामला जो है वो करना शुरू कर दिए। तो बाबर आजम का जो लीक हुआ, वो भी, उसकी भी कहानी दिलचस्प है कि राशिद लतीफ़ ने पीटीवी पे बैठकर ये कह दिया कि बाबर आजम मैसेज कर रहा है, जवाब नहीं दे रहे। उसकी कहानी ये है कि पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने अपने सीईओ को कहा कि तुम राब्ता करो, तो सीईओ ने उससे राब्ता किया और उससे जवाब मांगा। एक ही मिनट बाद, अगर आप व्हाट्सएप चैट को देखें तो एक ही मिनट के बाद जवाब फौरन आ गया और फौरन ही वो इनके पास आ गया। ये क्या होता है? आप अपने कप्तान को, जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन रहा है, आइंदा भी हो सकता है, आप उसको इस तरह से कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक तबाही है। पाकिस्तान क्रिकेट वेंटिलेटर पर है और पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले क्रिकेट से नाबलद है। आपने जावेद मियांदाद का स्टेटमेंट देखा होगा, कौन चला रहा है क्रिकेट को, आपने आमिर सोहेल का स्टेटमेंट देखा होगा, और कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का। लेकिन ये नहीं कि आप टेस्ट क्रिकेटर को बुला लें और उनसे मशवरा करें और उसके बाद आप जो ऐलानात करते फिर, मेरे ख्याल में ये अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है। सर जो रिप्लेसमेंट है बाबर आजम की, पहले मैं बात करता हूँ शान मसूद साहब की। ठीक है, उनको कहा जाता है बहुत अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है, लेकिन 10 साल पहले डेब्यू हुआ उनका, 15 टेस्ट उन्होंने खेले हैं, 28 रन का उनका एवरेज है, और इन और आउट होते हैं टीम में, किसी एक फॉर्मेट में उनकी जगह अब तक पक्की नहीं है। आप लोगों ने कप्तान बना दिया, आप ही क्या राय सर इसका? देखें, कप्तान शान मसूद टीम में तो आ सकता था कि अगर आप जिस तरह की सिचुएशन है या मुश्किल सीरीज़ है, लेकिन एज अ कैप्टन उसे कुर्बानी का बकरा इन्होंने बनाया। आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में, मैंने शुरू में कहा कि सिर्फ एक ही टेस्ट मैच 28 साल पहले जीते 1995 में, तो कहाँ शान मसूद
को कहाँ पहले वाइस कैप्टन बनाया था, आपको याद होगा नजम सेठी ने, तो क्या हुआ, उसको खिलाया नहीं गया, फिर ड्रॉप हो गए। तो मतलब समझ नहीं आता, ये हेस्टी डिसीजन है, जल्दबाजी के फैसले हैं कि शाहीन शाह अफरीदी इतना अच्छा बॉलर है, आप उस पर प्रेशर डाल लें, उसको T20 का कप्तान बना के, अभी इसको खेलने दें, उसका कैरियर बहुत बड़ा है। 2018 में उसने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर शुरू किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपनी कुर्सी बचाओ और दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाओ, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। देखिए सर, हमारी अपनी टीम है, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे हम 3-0 से मत जीत जाए, लेकिन हकाइक कुछ और हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत मार पड़ती है हमें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कप्तान ही चाहिए था इस मौके पर, क्योंकि बाबर ने मना कर दिया। बाबर ने शायद समझ लिया कि अगर मैं वहाँ दो जगह पे नहीं हूँ तो मैं यहाँ पर अपने आप को इस जगह पर जाकर तो मैं अलग ही हो जाऊँ। तो क्या ऐसा कप्तान सर चाहिए था जो शिकस्त खाए और उसको साइडलाइन करने में आसानी हो? लग यही रहा है, इनकी इंटेंशन चॉइस तो ऐसी लग रही है। इनकी इंटेंशन यही है। आप सरफराज अहमद था ना, वो तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है, बिल्कुल। आप सरफराज को कप्तान बना सकते थे एक सीरीज के लिए, जरूरी नहीं आपके कहें कि जी उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, काफी 2007 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 16 साल से, तो आप उसको एक सीरीज के लिए बना देते, लेकिन उसको रखा। रिजवान को ये बनाना नहीं चाह रहे थे, सैरोगेट स्कैंडल का मामला है, फिर रिजवान को T20 का भी नहीं बनाया हालांकि, और शादाब खान जो है वो ये चाह रहे थे कि जो खबरें आ रही थी कि दोस्ती यारी को बड़ा फरोग दिया जा रहा है मिलजुल कर, लेकिन सारे तो दोस्त आ गए, हसन अली भी टीम में आ गया, फहीम अशरफ भी टीम में आ गया, सिर्फ बाहर कौन हुए? शादाब खान तो टेस्ट खेलते नहीं है, नवाज बाहर हो गए, और कौन है मुझे बताएं ना आप? सारी की सारी टीम है नवाज के अलावा। तो ये कौन क्या सिलेक्शन किया है? वहाब रियाज से कोई पूछे, वो कहते हैं कि जी मैं तनकीद से नहीं घबराता, मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वहाब रियाज से, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। 2023 तक, अगस्त तक वो इस चक्कर में थे कि मैं कब टीम में आ जाऊं, और अब वो लड़कों को मुंतखब करे। कौन सी सिलेक्शन कमेटी, किससे डिस्कशन किया, या उनसे कोई पूछे कि हफीज के साथ बैठ के उन्होंने तय कर लिया? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कैसे उनको चीफ सिलेक्टर। मोहम्मद हफीज का सर आपने जिक्र किया, उन्होंने रिजाइन किया वर्ल्ड कप से पहले बतौर एहतजाज, एक तरह से जो तासुर पैदा किया गया कि जी हमारी मानी नहीं गई, हमारी कोई तजावीज़ जो है उस पर अमल नहीं किया गया, लेकिन फिर वो एज अ डायरेक्टर आए। अब आप देखिए कि मेरी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान टीम का हेड कोच कोई नहीं होगा, यही हेड कोच होंगे, और चूंकि इन्होंने लेवल 2 नहीं किया हुआ, तो आईसीसी और कुछ कवानीन के मुताबिक लेवल 2 जरूरी है इंटरनेशनल कोच के लिए। तो आप एक अजीब तरह का काम करने लगे हैं कि आप डायरेक्टर क्रिकेट को लेके जाएंगे टीम के साथ, और वो वहाँ पे कोच बना होगा, लेकिन ये अनाउंस नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें आपके इल्म में? बिल्कुल मेरे इल्म में। और फिर हफीज, ठीक है, मेरे ख्याल में हफीज के लिए बेस्ट जगह जो थी वो चीफ सिलेक्टर का ओहदा था, क्योंकि हफीज 2003 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उसका बड़ा तजुर्बा था। लेकिन हफीज को क्यों, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जब मीटिंग हुई, आपको याद होगा, इंजमामुल हक, मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज मौजूद थे, क्रिकेट कमेटी की मीटिंग हुई, सारे फैसले से पूछ के होंगे, और जब बाहर निकले हफीज तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैंने छोड़ दिया है। अब उन्होंने, वही हफीज जिसने पहले छोड़ दिया था, वही ज़का अशरफ के सामने कुर्सी पे बैठा हुआ है, और ज़का अशरफ साहब से बातचीत कर रहा है, और ऐलान हो जाता है कि टीम डायरेक्टर है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी का खेल है, म्यूजिकल चेयर गेम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। सारी नई पौध को लेकर आ रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है, इनका तजुर्बा है, ठीक है, हफीज खेल रहा है, लेकिन ये सारे क्या करेंगे मेरी समझ से बाहर है। एक सवाल मैंने छुपा के रखा है, वो आखिर में पूछूंगा आपसे जब ब्रेक ले रहे होंगे। इंजमामुल हक की बात करते हैं ना, जब वो आए, और आपको पता है कि जब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, फिर जाहिर बात है बहुत बड़ा नाम है, ना सिर्फ बड़े कप्तान रहे, बहुत उनके लाखों मद्दाह हैं दुनिया में, भारत जाते हैं लोग उनको उसी तरह बड़ा पसंद करते हैं। कितनी आराम, एक मीडिया रिपोर्ट आई, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मुतहरिक हुआ कि उन्होंने असल कहानी क्या है सर, लोग कहते हैं वो गए तो ज़का साहब ने कहा या उनकी टीम ने कहा जी वो वुमेन टीम की कोई एक्टिविटी चल रही है तो मैं मसरूफ हूँ, तो उन्होंने, तो ये रिजाइन उस वक्त प्री प्लान था या एहतजाजन हुआ? एहतजाजन। उसकी वजह ये है कि पहले तो आंख का तारा थे ना इंजमामुल हक, ज़का अशरफ साहब की सारे मशवरे उन्हीं से कर रहे थे, टीम भी उन्होंने बना के दी वर्ल्ड कप की, बाबर आजम को उनके घर लेकर गए इंजमाम ज़का साहब के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उन्होंने मीडिएटर का किरदार अदा किया। लेकिन फिर क्या हो गया, मैं कहता हूं कि, और इंजमामुल हक के खिलाफ आपने इंक्वायरी शुरू कर दी, कहाँ गई वो 6 दिन में? पूछे ना कोई, 6 दिन में इंक्वायरी मुकम्मल हो गई, पता नहीं कहा इंक्वायरी रिपोर्ट। इंजमाम भाई भी मुख्तलिफ चैनल्स पे पॉलिटिकल एंकर्स के पास ज्यादा गए, ज्यादा स्पोर्ट्स वालों के पास ज्यादा नहीं आएंगे आप, लेकिन फिर कहाँ है वो भी खामोशी इख्तियार कर ली क्या? अब मैं वो सवाल कर रहा हूँ, फरवरी में इलेक्शन है सर, फरवरी के इलेक्शन पे क्रिकेट बोर्ड पूरा का पूरा इस वक्त हवा में मुअल्लिक है कि अगर आपको पता है कि ज़का अशरफ साहब का पीएस पार्टी से ताल्लुक रहा है, उसकी तो उनकी सपोर्ट मौजूद है, अगर तो पीएस पार्टी आती है तो फिर अलग सूरत हाल होगी। तो क्या सब लोग वेट कर रहे हैं जिनको मौका नहीं मिला वो फरवरी के इंतजार में? देखिए, मौका तो मिलेगा, और सबको पता है कि ज़का अशरफ साहब
वोंट बी द चेयरमैन ऑफ पीसीबी, क्योंकि इनको जो मौका दिया गया, अगर नया वजीर आजम आता है वो किसको नॉमिनेट करता है गवर्निंग बोर्ड में। अभी तो 2 अफराद नॉमिनेटेड है ना, मुस्तफ़ा रमदे जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे के साहबजादे नून लीग से बड़े करीब हैं, और एक जो है वो ज़का अशरफ है। तो अब जो नया वजीर आजम वो डेफिनेटली गवर्निंग बोर्ड के अरकान का ऐलान करेगा, तो क्या ज़का अशरफ का नाम उसमें होगा, और क्या ज़का अशरफ इलेक्शन करा पाएंगे फरवरी से पहले। जो नया लेटर इशू हुआ है मेरे ख्याल में 6 या 5 नवंबर को, तो उस लेटर में ये कहा गया है कि आप डे टू डे अफेयर्स देखेंगे और आप जो है गवर्निंग बोर्ड के इलेक्शन कराकर पीसीबी के इलेक्शन कराएंगे। और उसमें सेकंड पॉइंट खास तौर पे लिखा गया है कि आप कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लेंगे। यहाँ तो सारे पॉलिसी डिसीजन हो रहे हैं, कौन पूछ रहा है यहाँ? यहाँ तो इतने बड़े डिसीजन हो गए जो चेयरमैन भी नहीं ले पाते। लेकिन चले पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारे दीगर मामला है पाकिस्तान स्पोर्ट्स के डिस्कस करेंगे इकबाल साहब के साथ इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। जनाब, दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो गई। इकबाल साहब, नए चीफ सेलेक्टर ने जब अनाउंसमेंट की, लेकिन कल तनवीर भी यहीं मौजूद थी जिस स्टेज पे आप मौजूद हैं, कहा जी ठीक है, अच्छी बात है, आप लेकर आए डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर को, खुर्रम शहजाद को आप लेकर आए, इसी तरह जो मीर हमजा हैं। लेकिन अगेन हसन अली की आपने बात कर रही थी, लेकिन मैं इस तरफ आ रहा हूँ कि क्या हमारे पास चॉइसेस बहुत महदूद हो गई। एहसानुल्लाह इंजर्ड, हसनैन इंजर्ड, नसीम शाह इंजर्ड, या शाहनवाज धानी भी एक पाइपलाइन में था, आपकी क्या राय है? शाहनवाज दानी को तो प्रैक्टिस कराने के लिए बुलाया ना, आपको पता है जो कैंप लग रहा है जी वहाँ शादाब खान भी। अब आप मुझे बताएं कि नेशनल T20 कप हो रहा होगा और 4 दिन ये लोग जाके वहाँ प्रैक्टिस कराएंगे। क्यों सर? तो पता नहीं क्यों कराची में शुरू हो रहा है 24 तारीख से। इनके फिर क्या होगा, आप मुझे बताएं ना कि इनको खेलने दें नेशनल T20 कप, क्योंकि आगे आपका T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन कुछ समझ में हिकमत अमली नहीं आती, लगता है शादाब खान को साइडलाइन कर रहे हैं ये लोग, मुझे तो यही लग रहा है। उसामा मीर भी नहीं है, आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत सारे। लेकिन मुझे जो टीम इन्होंने अनाउंस की है, कहाँ गया मोहम्मद हुरैरा, आप मुझे बताएं। पिछले वो टूर पे इस साल जुलाई में वो श्रीलंका के टूर पर रन्स करके आया था, अचानक आपने एक यंगस्टर को बिल्कुल गायब कर दिया। फिर आप हसन अली, जो अगर वहाब रियाज कहता है कि जी हसन अली की काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, तो मोहम्मद अब्बास ने आपका क्या बिगाड़ा है? मोहम्मद अब्बास भी तो स्विंग बॉल कहता है, हमें ऐसा बॉलर चाहिए डेक को हिट करे। कितना डेक को हिट करता है हसन अली? बाबर इससे पूछे ना वहाब रियाज से, कोई ये तो खुद भी हिट करते थे डेक को, तो कहाँ गया? फहीम अशरफ कितने अरसे बाद दोबारा टेस्ट टीम में आ गया, उसको रोलिंग स्टोन बनाया, कभी टीम में होता है, कभी बाहर होता है, कभी अंदर आ जाता है। सर, वो क्या सिफारिश गेंद ओपन कर रहे थे, वर्ल्ड कप से ड्रॉप होके टेस्ट टीम में दोबारा आ गए, समझ नहीं आ रहा। फिर आमिर जमाल को क्या मौका नहीं मिलना 11 में? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। आमिर जमाल अगरचे गए हैं, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि एज एन ऑलराउंडर उनको मौका फराम करें, क्योंकि लोग कहते हैं आमिर जमाल T20 और वनडे स्पेशलिस्ट है, जहां उसको ले जाना चाहिए था वहां नहीं ले गए। अब टेस्ट टीम में उसने वनडे, आपको याद है T20 डेब्यू गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में किया था और मैच पाकिस्तान को जितवा दिया था, आपको याद होगा। तो आमिर जमाल को मतलब इन्होंने जिस तरह का सिलेक्शन किया है, अब आप मुझे बताएं, फास्ट बॉलर्स में आपके पास शाहीन शाह अफरीदी है, आमिर जमाल है, हसन अली है, फहीम अशरफ है और वसीम जूनियर को कभी ये कहते हैं कि वो T20 शॉर्टर वर्जन का बॉलर है, कभी उसको टेस्ट में रखते हैं। क्या उसके पास गीदड़ सिंघी है? अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने अच्छी वर्ल्ड कप में बॉलिंग की, लेकिन वो क्या टेस्ट खेलता है? मुझे तो नहीं लगता। और ऑलराउंडर किस जुमरे में आता है? कौन कहता है कि वसीम जूनियर ऑलराउंडर है? तो ये इन्होंने अपनी मर्जी की टीम बना दी है। वहाब साहब को पता नहीं था, वहाब साहब आए, अच्छा लड़का है, एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ है वहाब रियाज, इसमें कोई शक नहीं। इनके अब्बा शेख सिकंदर रियाज मरहूम इन्हें बड़ा सपोर्ट किया करते थे, लेकिन आते ही वो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, हारिस रऊफ की सारी चीज़ें लोगों को बता रहा है। आज बयानात भी 2-3 क्रिकेटर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिलवा दिए हारिस रऊफ के खिलाफ। तो इसका मतलब है आप अपने ही प्लेयर्स को जलील करोगे, आप अपने ही प्लेयर्स को जो है वो डिच करोगे, ये तो समझ में नहीं आता। तो सर, मैंने जो ट्वीट किया कि मुझे ज़्यादा हैरानगी इस बात की नहीं कि हारिस ने मना कर दिया, मुझे हैरानगी इस बात की हमारी सिलेक्शन कमेटी उनको टेस्ट मैचेस के लिए मौजूद एक कैंडिडेट समझ रही थी। इस पर आप 9 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। एक टेस्ट आपको याद है वो पिंडी में खेले थे, जिसमें बहुत सारे रन दिए, क्योंकि सब लोग इंजर्ड पड़े हुए थे, आपके पास कुछ चॉइस नहीं थी, तब तो चले उस बेचारे ने शायद खेल लिया, लेकिन हमने उनको ऑफर भी क्यों की? हाँ, लेकिन ये इनका विजन का अंदाजा लगाए ना, इनको पता नहीं है। वहाब रियाज ने 2008 में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया, 2010 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। क्या इनको पता नहीं है कि हारिस रऊफ जो है, सब लोग कहते हैं और उनके कोच आकिब जावेद भी ये कहते हैं कि हारिस रऊफ को हमने T20 के लिए तैयार किया। आप कह रहे हैं कि हम जबरदस्ती, आप क्यों उसको कर रहे हैं? अगर एक खिलाड़ी इस लेवल का नहीं है, वहां जाएगा, वो भी उसने भी अक्लमंदी की, वो वहां जाएगा, वहां पिटाई होगी, तो उसने कहा इससे बेहतर है यहीं रहो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस हारिस रऊफ शुरू हो गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसके साथ साथ डोमेस्टिक की जो टॉप परफॉर्मर्स हैं,
इसमें सर ये भी प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि जैसे वो शोएब अख्तर एक बॉलर हुआ करते थे और उससे पहले वसीम वकार तो खैर ग्रेट थे सर, उस तरह के बॉलर नजर नहीं आ रहे और हम क्या मजबूर हो गए कि हमने T20 स्पेशलिस्ट टेस्ट टीम में डालने हैं, वसीम जूनियर हारिस रऊफ को ऑफर कर रहे हैं, इसी तरह बाकी खिलाड़ी। सो हमारे पास क्या टेस्ट, क्या आप देखें ना, पैट कमिंस, स्टार्क, हैजलवुड अगर वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो उसके पीछे उनकी तवील टेस्ट पीरियड है जिसकी वजह से वो लाइन लेंथ हिट करते हैं। तो हमारा तो मुझे लग रहा है या तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट देखते नहीं हैं या वहां पे हमारे प्लेयर प्रोड्यूस नहीं रहे। बाल भी आप ही कह रहा है कि अब प्लेयर्स आना बंद हो गए भाई टेस्ट मैचेस देखिए, के लिए। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट किसके हाथ में? नदीम खान 2 टेस्ट मैचेस खेले, इस बार तो प्रेस रिलीज भी नहीं आई उनकी, कोई नहीं आई। अब 2 टेस्ट मैच वो खेले, एक तस्वीर में नजर आ गए, हाँ, लेकिन एक वो। तस्वीर में हमेशा होते हैं वो। 2 टेस्ट मैचेस खेले। अब जब उनके भाई टीम में थे 1993 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जी, जी। और 6 साल तक टीम से बाहर रहे 1999 में इंडिया के खिलाफ, जब वसीम अकरम दोनों दफा कप्तान थे। अच्छा, उन्होंने कौन से कोचिंग कोर्सेज किए हुए? उनको बुलाया गया है, इस क्रिकेट बोर्ड ने उनको इंग्लैंड से बुलाया। क्या हो, जुनेर जिया जिनका बॉलिंग एक्शन मशकूक था, उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश के खिलाफ 4 वनडे खेले पाकिस्तान में, 3 विकेटें ली उन्होंने, और वो जीएम डोमेस्टिक है। नदीम खान, तो क्या ये लोग जो डोमेस्टिक का बनाते हैं स्ट्रक्चर, और ऐसे वक्त पे बनाया जब वर्ल्ड कप हो रहा है, और आप यहाँ पर T20 कल फाइनल जो 2-3 दिन पहले हुआ, कुछ पता चला आपको कि क्या हो रहा है? कोई वैल्यू तो नहीं, डोमेस्टिक की कोई वैल्यू, अब T20 होने जा रहा है, और फिर आप डोमेस्टिक में लाजमी शिरकत बनाए, ऐसा शेड्यूल तरतीब दें कि वो लड़के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें वो डोमेस्टिक खेलें। जब वो खेलेंगे तो यंगस्टर्स को भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। लेकिन हारिस रऊफ का आपने कहा ना कि 9 फर्स्ट क्लास मैचेस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप शेड्यूल ही ऐसा बनाते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिले। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े मजीद करते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग भी आ रही है, इसके साथ साथ आखिरी पार्ट में ज़रूर मैं पाकिस्तान जरा हॉकी की बात भी करूंगा। फुटबॉल का मैच भी था जिसमें हमें शिकस्त हुई, लेकिन चलें वहाँ कुछ पेशरफ ज़रूर हुई है कि हमारी टीम वर्ल्ड कप क्वालिफायर ग्रुप 2 में गई। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान हॉकी और कुछ फुटबॉल का मैच हो, इस पर ज़रूर बात करूंगा, लेकिन आखिरी सवाल क्रिकेट के हवाले से, ये सब कुछ जो इतनी ड्रास्टिक चेंजेस हुई, बट फरवरी में इंतखाबात हैं, तो क्या हम एक और रिसाइकल, एक और यूज कहते हैं ना 360 का टर्न हम देखेंगे? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे कैसे चलेगी सर? ऐसा लगता है सबके मुंह को खून लगा दिया गया है। जो अगली मैनेजमेंट आएगी वो इनको निकालेगी, उनके खिलाफ बयान देंगे, शायद कप्तान रह जाए, लेकिन वो कप्तान भी शाहीन आफरीदी शायद रह जाए। लेकिन शान मसूद का मुस्तकबिल, मुझे हालांकि बड़ा डिसेंट लड़का है, यॉर्कशायर की कप्तानी की है, लेकिन इस सीरीज में मुझे उसका मुस्तकबिल ज्यादा रोशन ताबनाक नजर नहीं आ रहा। कुर्बानी का बकरा उसे बनाया गया लगता है मुझे। ये सही है। शाहीन शाह अफरीदी सर, इतने सारे T20 आ रहे हैं, को हमने गिने थे, को 25 अबव T20 है। T20 का क्या हाल होगा? एक फास्ट बॉलर सारे मैच कैसे खेलेगा सर? ये सोचा है हमने? 2018 में जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, तीनों फॉर्मेट उसको खिला दिया, और क्या हुआ 2022 में वो क्रम्बल कर गया। तो मेरे ख्याल में ज्यादती है। शाहीन शाह अफरीदी में बड़ा पोटेंशियल है, लाहौर कलंदर्स को 2 दफा जितवाया है कप्तान, लेकिन उसके ऊपर एकदम से बोझ डाल देना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। ठीक है जनाब, पाकिस्तान हॉकी की बात करते हैं। भी उन तजिया कारों में से हैं जिनको सब पता होता है, वरना सिर्फ मैं क्रिकेट की हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड कप खत्म हो गया, दीगर खेलों को वक्त देना चाहिए। सर जी, प्रेस रिलीज आई है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की कि खालिद सज्जाद खोकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना मुजाहिद आसिफ बाजवा साहब उनके साथ बैठे हुए हैं, इसी तरह शहबाज सीनियर भी मौजूद हैं। ये सब इनके साथ, वो कहते हैं ना खालिद साहब मौजूद हैं, बाकी ये सब इनके एक्स सेक्रेटरीज फिर वापस आ गए। तो ये हॉकी 3-4 लोग के गिर्द घूमेगी। दरअसल जिस तरह मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, यहाँ भी अपनी नशिश बचानी है, और वहाँ भी 7 साल से खालिद सज्जाद खोकर साहब हैं, और ये वही खालिद सज्जाद खोकर है। मैं क्लिप आज ट्वीट करूँगा जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मैं सारे सबूत ले आऊँ तो शहबाज को हथकड़ियाँ लग जाएँ। उनके साथ बैठे थे, हाँ, उनके साथ बैठे हुए थे। ये आसिफ बाजवा हैं जिन पर वो बंगलिंग के इल्जामात लगाते थे, वो भी उनके साथ आ गए। मुझे तो लग रहा है नई सिलेक्शन कमेटी उन्होंने बना दी है और उन्होंने हर चीज कर दी। मैंने हॉकी ठीक कैसे होनी? आपने हॉकी के बड़े शोज किए, मुझे याद है मंजूर जूनियर साहब भी आपके शोज में आया करते थे, समीउल्लाह साहब एक वाइड नॉन कंट्रोवर्शियल है, वो शख्सियत बचे हैं, वरना तो सब हॉकी फेडरेशन में आए। सर यही लोग अगर वापस आएंगे, चलें मैं कहता हूं इस बार इन्होंने लूट लिया, अरबों रुपए खा गए। ये ऑडिट वगैरह होता है? ऑडिट पता ही नहीं होता। जब ख्वाजा आसिफ स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, चूंकि आसिफ बाजवा सियालकोट से उनका ताल्लुक है, तो ख्वाजा आसिफ के कहने पर आसिफ बाजवा को PHF का सेक्रेटरी बना दिया गया। और जब उस वक्त कोalition गवर्नमेंट थी नून लीग और पीपल्स पार्टी की, फिर क्या हुआ, आसिफ बाजवा पर इतने बंगलिंग के इल्जामात हैं, फिर उसके बाद दीगर लोग, शहबाज सीनियर पर इतने इल्जामात हैं, कहाँ गए? कोई ऑडिट होता है? सिर्फ खालिद सज्जाद खोकर अपनी सीट बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनके भाई भी वहां पर PHF में मौजूद है। अब उन्होंने नया तुरुप का पत्ता खेला है, कोई भी हॉकी ओलंपियन बाकी नहीं बचा जिसे उन्होंने रख लिया है। नासिर अली भी है कोऑर्डिनेटर, मोहम्मद शफीक भी कोऑर्डिनेटर हैं, उसके अलावा कलीमुल्लाह खान, कलीम भाई को भी रख लिया, कलीमुल्लाह
कौन ऐसा है? इसका मतलब है इनके पास पैसे वैसे है नहीं, ये सब करते हैं और ये जब जाते हैं टूर पे तो ये कैसे चले जाते हैं खालिद सज्जाद खोकर? ये जो हमारा हॉकी स्टेडियम है कराची वाला, इसको अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम अब नाम दिया गया है, इससे पहले नेशनल हॉकी स्टेडियम। कौन सी इंटरनेशनल हॉकी सीरीज आखिरी हमने होस्ट की है? क्रिकेट में चले नजम सेठी साहब की वो कोशिशें, उस जमाने में शहरियार साहब, फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आए उन्होंने कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट को जारी रखा। हॉकी जिस मुल्क में हो ही नहीं रही, उस मुल्क में हॉकी कैसे अरूज पाएगी सर? वापस कैसे आएगा? कोई इंटरनेशनल हॉकी नहीं, कोई स्पॉन्सर पैसे नहीं देता। आपको याद है जावेद आफरीदी साहब आए थे हायर वाले और उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट दूंगा, तो आप वो भी चले गए। इससे इनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगाएं कि पैसे खा जाते हैं, अरबों रुपए मिले, गवर्नमेंट इन्हें पैसे नहीं देती। क्यों नहीं देती? इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो पिछला सेक्रेटरी था हैदर हुसैन, वो जगह जगह जाता था, लोगों से बात करता था, पैसे लेकर आया टीम के लिए, वाटर बोर्ड में लेकर गया टीम को, मतलब बहुत सारी कोशिशें की। लेकिन ये सारे जो है जब माल पानी बंद हो जाएगा तो आपको पता है ना कि सारे इकट्ठे हो जाएंगे और फिर इकट्ठे होकर हैदर हुसैन को नॉकआउट कर दिया। खालिद सज्जाद खोकर म्यूजिकल चेयर गेम खेलने सेक्रेटरियों का, कभी आसिफ बाजवा, कभी शहबाज सीनियर, कभी राना मुजाहिद, कभी हैदर हुसैन। पीएचएफ का प्रेसिडेंट अपनी जगह पर है, क्या उसके पास गीदर सिंघी है? कितने पैसे लेकर आया है? क्या आखिर उनको जाना नहीं है? मेरे ख्याल में हॉकी मैं तो बड़ी दफा उनको अप्रोच करने की कोशिश की, इंटरव्यू दे दें, वो नहीं आते, लेकिन वो इंटरव्यू भी नहीं दे पाते। क्योंकि आप सवालात करेंगे ना उनसे, बिल्कुल सवाल कि हॉकी तो करा लें। पाकिस्तान में आप चले, इतना बड़ा वाकया हुआ पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से, लेकिन हमारे जितने क्रिकेट वापस आई, सारी इंटरनेशनल नजम सेठी हो, शहरियार साहब हो, मानी साहब हो, वसीम खान, रमीज राजा, इवन नजम ज़का अशरफ, क्रिकेट तो हो रही है ना सर। यहाँ तो हॉकी अब देखता भी कोई नहीं है। यहाँ इनकी हॉकी सिर्फ इनकी पैसों की लालच जो है ना, इनको हॉकी को बिल्कुल इंटरनेशनल टूर होने चाहिए, बंद गली में ले गए, जो इंटरनेशनल टूर होने चाहिए और हमें मिल जाए। वहाँ भाई भतीजे के साथ जब खुद जाएंगे आप तो इंटरनेशनल टूर पे यही होगा ना, वहाँ पर भी। चलिए पाकिस्तान फुटबॉल की आखिर में बात करते हैं। अच्छी बात है, सुना 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे जिना कॉम्प्लेक्स में, लेकिन जो ताजिकिस्तान ने 6-1 से हराया। आप ठीक है सर, मैं समझता हूँ 6 का नतीजा तो कोई अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम पहली मरतबा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेकंड ग्रुप में पहुंचे। लेकिन सर प्रॉब्लम है वहां भी इंतखाबात नहीं हो रहे, वहां भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी हुई है। जब आपको $8-10,000 पर मंथ मिल रहे होंगे तो मलिक साहब जो आए हुए हैं इनके, हारून मलिक साहब, वो क्या करेंगे? वो तो रहते कनाडा में, वो कभी कभी आते हैं, फिर यहाँ पर कोई इंतखाबात नहीं हो रहे। दुनिया भर में आप जाते हैं, आपने पूरी जिंदगी माशाल्लाह इस काम में लगा दी। कहीं ऐसा होता है कि हॉकी में एक ही बंदा रहेगा, क्रिकेट में बदलते रहेगा, फुटबॉल में इंतखाबात ही नहीं होंगे? आवे बिगड़ा हुआ सर। ये दरअसल जब से अब्दुल गफ्फार 18वीं तरमीम आई है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री खत्म हुई है और आईपीसी मिनिस्ट्री के अंडर आया ना, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, जब से ये मामलात हुए हैं और हर कोई अपनी दुकान चमकाए हुए, स्पोर्ट्स से उसका कोई ताल्लुक नहीं, उसे चाहिए टूर, उसे चाहिए डेली अलाउंस। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है स्पोर्ट्स की, वरना आप देखें 94 में हम 4 चीज़ों के वर्ल्ड चैंपियन थे, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश और स्नूकर। अभी स्नूकर में एहसन रमजान बेचारा अकेला कोशिशें, एहसन रमजान जिसको पुलिस पकड़ के ले गई थी, बताएं कि देर तक क्यों खेल रहे हो, बताएं, ये पुलिस है, फिर भी जीत कर आया, रो रहा था उस दिन। मुझे पता है, बच्चा है, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उसकी नौकरी नहीं कहीं, उस तरफ नहीं जाते, ये अपनी दुकानें चमका रहे हैं, अल्लाह खैर। सर आपके लिए ना स्नूकर वाले जब जाते हैं, आलमगीर शेख साहब और स्नूकर एसोसिएशन की मेहनत है जाती के, वो पैसे जोड़ते हैं, खिलाड़ियों को बेचते हैं, बाद में रिइंबर्समेंट हो ना हो, तो ऐसे। और ये वाहिद स्नूकर ये जो क्रिकेट के अलावा लॉरल से आपके मेडल लेकर आता है, और यही काम हैदर हुसैन कर रहा था जब टीम जाती थी, भागम दौड़ी कर रहा था, 2-3 जगह भिजवाई। लेकिन ये जो ऐसे लोग आगे जिनका जाती मफाद, मुल्की मफाद से अहम है, तो फिर तो यही होगा। चलिए आखिर में कुछ ओलंपिक के हवाले से बात भी कर लेते हैं इकबाल भाई के जमाना हो 84 में हम आखिरी मरतबा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीते थे हॉकी में, और उसके बाद से नहीं जीते। आप अंदाजा लगा लें कि 84 से लेकर 39 बरस हो गए अब तक हॉकी में हम। और वैसे ओवरऑल 94 के बाद कोई मेडल नहीं है। 94 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, 92 में सॉरी नहीं 94 में हम वर्ल्ड कप जीते थे सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां हमने पेनल्टी स्ट्रोक पर मरहूम मंसूर अहमद गोलकीपर ने रोका था। उसके बाद से 94 के बाद से वर्ल्ड कप नहीं जीते और 1984 के बाद से ओलंपिक्स नहीं जीते। कौन है इसका जिम्मेदार? कोई अकाउंटेबिलिटी है इनकी? नहीं है। बिल्कुल आप सही कहा। और उस ओलंपिक के बाद से हमने आज तक मेडल भी कोई नहीं जीता। तो चले अर्शद नदीम शायद होपफुली वो अकेला जाता है बेचारा, पाकिस्तान का एक उम्मीद है, एक तना जो पाकिस्तान का सिपाही है जो जाके लड़ता है। चले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके आने का। बड़ी तफसीली बात हुई पाकिस्तान न सिर्फ वाले से हॉकी, फुटबॉल और फिर दीगर जो हमारे मामलात हैं। उम्मीद है शो आपको पसंद आया होगा। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।